हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के 26वें टेस्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम अर्थव्यवस्था के टेस्ट को अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा कौन कौन से टॉपिक हैं देख लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी के विषय में पढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बाद अगला आ जाता है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के बाद उपकर है। उपकर के बाद एक अच्छी कर प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न हो जाएगा कि राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख उद्देश्यों का स्पष्ट कीजिए। इन सभी का डिटेल में अध्ययन करते हुए चलेंगे और आप लोगों का ये मेंस प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी यह एक क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम आधारित एक डिजिटल करेंसी है। यह क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक डिजिटल करेंसी है। यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के आधार पर गोपनीय एल्गोरिदम पर काम करती है। उदाहरण क्या है कि लिब्रा है, लिब्रा के बाद बिटकॉइन है, ये फिर एथेरियम। तो क्रिप्टो करेंसी यह क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक डिजिटल करेंसी है। यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के आधार पर गोपनीय एल्गोरिदम पर काम करती है। उदाहरण लिब्रा है, बिटकॉइन है, एथेरियम है, ये सभी हैं। दूसरा प्रश्न है कि माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में पहला हमारा तीसरा फैक्ट क्या हो जाएगा कि पहले हम इसके उद्देश्य को बताएंगे, उद्देश्य के बाद फिर उदाहरण बताएंगे, फिर इसके अन्य फैक्ट को देखेंगे। तो पहला इनका उद्देश्य क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के कि कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सेवा हेतु प्रदान करना। इनका उद्देश्य है कि कम आय वाले परिवार जनों की वित्तीय सेवा को प्रदान करना। उदाहरण है जैसे मान लीजिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, फिर है सहकारी बैंक आ जाता है, गैर बैंकिंग, फिर वित्तीय कंपनी। ये सभी कंपनियां माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अगला हमारा आ जाता है तीसरा प्रश्न है उपकर। उपकर क्या है कि यह सेंस एक करदाता के कर दायित्व के ऊपर लगाए गए कर का एक रूप है। उपयोग क्या है कि लोक कल्याण के लिए विशेष व्यय को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत उपकर जो कि 5% है। उपकर एक प्रकार का करदाता है, जिसे हम सर्विस टैक्स या इनकम टैक्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। सरकार द्वारा कर देने का इनकम टैक्स, जिसे हम हिंदी में उपकर कहते हैं। सेंस एक करदाता के कर का दायित्व के ऊपर लगाए गए कर का एक ऐसा रूप है। इनका उपयोग कहाँ पर होता है कि लोक कल्याण के लिए विशेष व्यय को पूरा करने की आवश्यकता होती है। स्वच्छ भारत उपकर में 5% की वृद्धि होती है। इस प्रकार 3 मार्कर के प्रश्न यहीं पर एंड होते हैं या 5 मार्कर के प्रश्न आते हैं। तो हम चौथे प्रश्न पर बात करेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है कि एक अच्छी कर प्रणाली का क्या विशेषताएं होती हैं, इसे 5 मार्कर में लिखना है। समझ लेते हैं कि सरल एवं सुविधाजनक, जिसमें करदाता को कर भुगतान करने में मानसिक कष्ट न हो। इसे सिंपल प्रोसेस में समझना है कि सरल एवं सुविधाजनक, जिसमें करदाता को कोई भी कष्ट न हो अपना भुगतान करने में, चाहे उसे मानसिक हो या शारीरिक हो, कोई भी कष्ट उसे न हो। पहला प्रक्रिया क्या बताया गया है कि पहला प्रक्रिया है कि प्रगतिशील एवं अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। अधिकतम
प्रगतिशील एवं अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का समावेश होता है। इस कर प्रणाली की विशेषता के अंतर्गत इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जिसने हमारे ऊपर टैक्स लगाया है स्वयं भरना है। यदि फिर अप्रत्यक्ष टैक्स के अंतर्गत आता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी से हमने सामान लिया, वह जीएसटी के रूप में लेता है, उसे हम अप्रत्यक्ष के रूप में जान सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तीसरा है फैक्टर, प्रणाली में लोच का गुण पाया जाता है। एक बार फिर दोहरा देते हैं कि प्रगतिशील एवं अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारों के करों का समावेश होता है। इसमें प्रणाली में लोच का गुण पाया जाता है। चौथा है कि निर्मयन की प्रोत्साहित करना अच्छी कर प्रणाली का गुण पाया जाता है। आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। उत्पादकता का गुण होता है। इसमें करों को समाज पर कम प्रभाव पड़ता है। करों का समाज पर कम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं 11 मार्कर के प्रश्न को। राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजकोषीय नीति एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की निगरानी करने और परिणाम स्वरूप उसे प्रभावित करने हेतु राजकोषीय नीति एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की निगरानी करने और परिणाम स्वरूप उसे प्रभावित करने हेतु अपने व्यय के स्तर कर की दरों में समायोजित करती है। यह मुख्यतः जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है। यह है कि राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है। यह संसाधनों की प्रभावी संग्रहण द्वारा विकास किया जाता है। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है काराधन सार्वजनिक व निजी वस्तुओं आदि के उपयोग के माध्यम से वित्तीय संसाधनों के संग्रहण द्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा विकास को सुनिश्चित करना होता है। संसाधनों का इष्टतम आवंटन, कराधान आय, सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों जैसे कि राजकोषीय साधन हो गया, विभिन्न व्यवसायों तथा क्षेत्रों में संसाधन के आवंटन को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। आय का प्रभावी पुनर्वितरण क्या है कि धन और आय का समान वितरण करना है ताकि समाज में असमानताओं को कम किया जा सकता है। चौथा है कि कीमत स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। कीमत स्थिरता, कीमत स्तर यथोचित स्तर बनाए रखें और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखें तथा इस प्रकार समाज के सभी वर्गों की लाभान्वित कर सकें। रोजगार क्या है? रोजगार विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का यह एक प्रमुख उद्देश्य है। उदाहरण के लिए अवसंरचना में निवेश, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होती है। छठवां है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत सरकार पिछले क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे नगद सब्सिडी, करों में रियायत या रियायती व्यय दरों पर वित्त इत्यादि। भुगतान संतुलन बनाए रखना। भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान करने हेतु निर्यातों का प्रोत्साहन करने और यातायात को हतोत्साहित करने का प्रयास करती है। पूंजी निर्माण किया है कि पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना ताकि प्रमुख क्षेत्रों में निवेश वृद्धि कर आर्थिक विकास की दर को तीव्र किया जा सके। राजकोषीय नीति उद्देश्यों
का सार्वजनिक व्यय, साधन, कराधान, ऋण, घाटे के वित्त पोषण जैसे नीतिगत साधनों के प्रभावी उपयोग की स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज का टेस्ट यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।